फिल्म की शुरुआत ड्रू और उसकी गर्लफ्रेंड हन्ना के साथ होती है, जो एक शांत सड़क से ड्रू के पैतृक घर की ओर जा रहे होते हैं। आज की रात खास है। उनके पिता चार्ल्स एबरनेथी एक अरबपति टाइकून है और अभी 75 साल के हुए हैं, और 2 साल में पहली बार चार्ल्स ने अपने सभी बच्चों को घर बुलाया है। अंदर हम परिवार के बाकी सदस्यों से मिलते हैं। महत्वाकांक्षी जुड़वा भाई मेलिन और सीजे दोनों अरबों डॉलर की कंपनियों के सीईओ हैं, और सबसे छोटी बहन कैमी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। ठंडी निगाहों और नकली मुस्कुराहटों से ये स्पष्ट है कि यह पुनर्मिलन प्यार के बारे में कम और पुरानी शिकायतों के बारे में अधिक है। सुरक्षा प्रमुख माइल्स उन्हें अंदर ले जाता है। अजीब बात है, हवेली खाली है। चार्ल्स ने रात के लिए अपने सभी कर्मचारियों को निकाल दिया था। वो चाहता था कि यह शाम सिर्फ वो और उसके बच्चे हों। जब वो उनका अभिवादन करता है तो वो हन्ना को उनके साथ देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि निमंत्रण में स्पष्ट रूप से केवल परिवार के लिए लिखा था। पर हन्ना ने इस पर हंसते हुए कहा कि वो पार्टी में इसलिए आई क्योंकि वो उसका जन्मदिन मिस नहीं करना चाहती थी, खासकर तब जब उसने और ड्रू ने एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया था। तभी चार्ल्स ने एक धमाका किया। उसने शांति से घोषणा की कि वो आज रात नहीं बचेगा। उसका दावा है कि आधी रात से पहले कोई उसे मारने आ रहा है, इसलिए उसने घर में ताला लगा दिया और बाकी सभी को भेज दिया। चार्ल्स ने कबूल किया कि सत्ता में आने के दौरान उसने दुश्मन बनाए, क्रूर दुश्मन। उसने स्वीकार किया कि उसने शॉर्टकट अपनाए, लोगों को धोखा दिया, और वे पाप आखिरकार उसे सता रहे हैं। अपने बच्चों से उसकी गुहार सरल है, आज रात मेरी रक्षा करो ताकि मैं कल तक जीवित रह सकूं। और चीजों को और भी जटिल बनाने के लिए चार्ल्स ने अपनी वसीयत निकाली। इसमें लिखा है कि अगर वो सुबह तक जीवित रहा तो उसकी बड़ी संपत्ति बच्चों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। लेकिन अगर आज रात उसकी मौत हो जाती है तो उसकी आखिरी गंध भी एबरनेथी फाउंडेशन को जाएगी। भाई बहन स्तब्ध बैठे हैं। उनमें से किसी ने भी यह नहीं देखा था। क्या उनके पिता पागल हो गए थे, या यह उनकी वफादारी की परीक्षा लेने के लिए कोई पेचीदा खेल था? चार्ल्स ने आज रात के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। हवेली की हर खिड़की पर बुलेट प्रूफ कांच लगे थे और हर दरवाजा बंद था। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। फिर उसने हन्ना से कहा कि वो चली जाए। ये पारिवारिक मामला था, लेकिन हन्ना ने मना कर दिया। अगर चार्ल्स के सच बोलने की जरा सी भी संभावना होती तो वो चुप नहीं बैठने वाली थी। सीजे और मेलिन को ये बात पसंद नहीं आई। उनके लिए यह उनके पिता का एक और नाटकीय स्टंट था, मरने से पहले परिवार को एक साथ लाने की एक हताश कोशिश। लेकिन हन्ना को यकीन नहीं था, भले ही आज रात किसी के उसके पीछे पड़ने की संभावना 1% भी हो। क्या इसे गंभीरता से लेना उचित नहीं था? ड्रू और कैमी सहमत हो गए। उन्होंने घर में किसी भी संदिग्ध चीज की जांच करने का फैसला किया। जुड़वा भाई आंखें घुमाकर अपने कमरों में चले गए। कैमी ने वाइन सेलर में काम करना शुरू कर दिया, जहां परिवार की दुर्लभ बोतलों का संग्रह रखा गया था। बेशक जांच करने के बजाय वो सामानों का नमूना लेने में अधिक रुचि रखती थी। इस बीच ड्रू ने हन्ना को वो एंटीक कमरा दिखाया जहां चार्ल्स ने अपनी अजीबोगरीब कलाकृतियों का संग्रह रखा था। वापस तहखाने में कैमी अचानक जम गई। अंधेरे में एक धीमी सी गुर्राहट गूंज उठी। वो महसूस कर सकती थी कोई या कुछ उसे देख रहा था। घबराई हुई वो दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन वो नहीं खुला। दूसरी तरफ सीजे हंसा, उसे क्रूर शरारत के रूप में बंद कर दिया। उसने जो नहीं देखा वो उसके पीछे दीवार पर चलती छाया थी। शायद चार्ल्स इतना पागल नहीं था। ऊपर ड्रू और हन्ना ने चार्ल्स का सामना किया। वास्तव में क्या चल रहा है, उन्होंने पूछा, लेकिन चार्ल्स ने केवल अपनी बात दोहराई। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। दूसरी तरफ सीजे गेम रूम में अकेला था। पूल के खेल में खुद को विचलित कर रहा था, लेकिन जब उसका गिलास अपने आप पलट गया तो वो जम गया। इससे भी बदतर, मेज पर बिखरी हुई गेंदें रहस्यमय तरीके से खुद को एक सही स्वरूप में पुनर्व्यवस्थित कर रही थी। और जब ये सब हो रहा था, केमी अपने फोन पर रील बना रही थी और अपने फॉलोअर्स के लिए इस खौफनाक घटना को कंटेंट में बदल रही थी। लेकिन रिकॉर्डिंग के बीच में उसे बैकग्राउंड में एक काली आकृति दिखाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो भूमि, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राहत महसूस करते हुए वो हंस पड़ी और कैमरे की तरफ मुड़ी। तभी पीछे से कोई आया और उसे सीधे पूल में धकेल दिया। उसका फोन उसके हाथ से छूट गया और वो पानी में तड़पती रही। कुछ देर बाद उसका शरीर तैरता हुआ ऊपर आ गया, बेजान। मेलिन जल्द ही गेम रूम में सीजे के साथ आ गई और अजीबोगरीब घटनाओं से हिलने के बजाय उसने साजिश शुरू कर दी। उसने सुझाव दिया कि वे अपने पिता के कथित मानसिक संकट का इस्तेमाल साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए करें। यहाँ तक कि एक और कॉर्पोरेट परिवार का हवाला भी दिया जिसने ठीक यही काम किया था। लेकिन ड्रू और हन्ना उनकी साजिशों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वे चिंतित थे। केमी को गए हुए बहुत देर हो चुकी थी। ग्रुप अलग हो गया और जल्द ही उनका डर सच हो गया। उन्होंने उसकी लाश पूल में तैरती हुई पाई। ये दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया। सीजे ने खुद को दोषी मानते हुए कहा कि सबसे बड़ा होने के नाते उसे ताकत का खेल खेलने की बजाय उसकी देखभाल करनी चाहिए थी। लेकिन मेलिन ने इसे एक दुखद दुर्घटना मानकर टाल दिया। हालांकि उसकी नजरें तुरंत हैना पर चली गईं, लेकिन वो परिवार के लिए नई थी।
क्या होगा अगर उसने और ड्रू ने विरासत में ज्यादा हिस्सा पाने के लिए कैमी को मार डाला? इस आरोप से ड्रू भड़क गया और उसने जवाबी हमला करते हुए जुड़वा भाइयों पर बाकी सभी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। तनाव बढ़ गया, आवाजें टकराने लगी और फिर हैना ने बीच में ही एक ऐसा सवाल पूछ डाला जिस पर कोई गौर नहीं करना चाहता था। क्या होगा अगर हत्यारा उनमें से कोई नहीं था? क्या होगा अगर कोई या कुछ पहले से ही घर के अंदर था? जब उन्होंने चार्ल्स को कैमी की मौत की खबर दी तो वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। इसके बजाय उसने उन्हें चेतावनी दी कि आधी रात होते होते हालात और भी बदतर हो जाएंगे। फिर खुलासा हुआ, उसे शिकार बनाने वाली चीज इंसान नहीं थी। सालों पहले उसने एक सौदा किया था, एक ऐसा सौदा जिसकी कीमत किसी की जान थी, और अब उस व्यक्ति की आत्मा इकट्ठा होने आई थी। मामले को और भी पेचीदा बनाने के लिए चार्ल्स ने मौके पर ही अपनी वसीयत बदल दी। कैमी के $2 बिलियन का हिस्सा अब हन्ना को मिलेगा क्योंकि उसने उसके साथ रहने और उसका साथ देने का फैसला किया। इससे जुड़वा भाई बहुत नाराज हो गए, उन्हें ये सब एक साजिश की तरह लग रहा था। सीजे गुस्से में आ गया, उसने एक बंदूक उठाई, चार्ल्स को अपनी सुरक्षा के लिए लाइब्रेरी के अंदर बंद कर दिया और गुस्से में वहां से चला गया। इस बीच ड्रू और हन्ना ने जोर देकर कहा कि उन्हें इस तथाकथित आत्मा को खोजने की जरूरत है, इससे पहले कि वो फिर से किसी को मार डाले। लेकिन सीजे को यह मंजूर नहीं था। उसे अब पहले से कहीं ज्यादा यकीन हो गया था कि हन्ना उन सभी को धोखा दे रही है। जुड़वा भाइयों के लिए वो हमेशा एक बाहरी व्यक्ति थी जो उनके परिवार, उनके नाम और निश्चित रूप से उनकी संपत्ति के लायक नहीं थी। जब ड्रू और हन्ना ने खोजबीन की तो उन्हें पता चला कि कैमी का शरीर गायब था, किसी ने उसे खींच लिया था। हन्ना घबरा गई और खिड़कियों को तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं टूटी। ड्रू ने उसे रोकते हुए कहा कि एंटीक रूम से होकर एक और रास्ता है। इस बीच मेलिन को अपने कमरे में एक भूत का एहसास हुआ, यहाँ तक कि उसे कैमी की छवि भी दिखाई दी। बाद में उसने सीजे को एक लड़के के बारे में बताया जिसे वो कभी प्यार करती थी, लेकिन चार्ल्स ने उसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि उसने हन्ना का कभी विरोध नहीं किया, जिससे जुड़वा भाइयों को लगा कि ड्रू और हन्ना उनकी जगह ले रहे हैं। साथ मिलकर उन्होंने उनसे छुटकारा पाने का फैसला किया। एंटीक रूम में वापस ड्रू और हन्ना चार्ल्स की मूर्तियों, कलाकृतियों और पेंटिंग्स के संग्रह से घिरे हुए थे। ड्रू ने बताया कि कैसे उसकी माँ ने चार्ल्स को हमेशा चेतावनी दी थी कि ये शापित वस्तुएं एक दिन उसे परेशान करेगी। ध्यान से बचने के लिए चार्ल्स ने उन्हें अंदर लाने के लिए एक निजी लिफ्ट भी बनाए। जब हन्ना ने लिफ्ट की कोशिश की तो उसे एक अदृश्य शक्ति ने कुचल दिया जब तक कि ड्रू ने उसे बाहर नहीं निकाला। अचानक सभी मूर्तियां उनकी ओर मुड़ गईं, लाइटें बंद हो गईं और चीजें नीचे गिर गईं। अफरा तफरी में उन्हें भूत की झलक दिखाई दी। घबराए हुए वे चार्ल्स के कमरे की ओर भागे। दरवाजे के पीछे से लगातार दस्तकें सुनाई दी। जब उन्होंने तिजोरी खुली देखी तो उन्होंने सोचा कि उनके पिता सुरक्षा के लिए अंदर चले गए हैं। उसके पीछे दौड़ते हुए उन्हें एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। यह एक जाल था। सीजे ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे बाहर से बंद कर दिया। तिजोरी हवाबंद थी जिसमें एक एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ था। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो जाती। सीजे की योजना सरल और क्रूर थी। ड्रू और हन्ना को अंदर ही दम घुटने दिया। जैसे ही जुड़वा बच्चों ने राहत की सांस ली, हॉल में अचानक उनके पिता के दस्तक की आवाज गूंज उठी। लेकिन जब वे मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक काला साया उनका पीछा कर रहा है। मेलिन जांच करने के लिए आगे बढ़ी, तभी पैरों के निशान दिखाई दिए जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक अदृश्य शक्ति ने उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठाकर घसीटती हुई ले गई। सीजे ने डरकर देखा और उसका पीछा किया। कुछ देर बाद उसने मेलिन को उसके कमरे में कैमी की तस्वीर के सामने खड़ा पाया। पेंटिंग के चेहरे से खून टपक रहा था। फिर उस तस्वीर से एक दुष्ट आकृति निकली जो कैमी का ही विकृत रूप थी। उसने मेलिन पर हमला किया। सीजे ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन घबराहट में गोली मलिन को जा लगी। सीजे के चिल्लाने पर वो बेजान होकर गिर पड़ी। उसे बचाने के लिए वो उसके पास गया, लेकिन उसकी लाश उसकी आंखों के सामने ही गायब हो गई। अब सीजे को एहसास हुआ कि वो सिर्फ साय से नहीं लड़ रहा था, वो अपनी गलतियों से लड़ रहा था। घबराकर वो तिजोरी की तरफ भागा और ड्रू और हैना को मुक्त कराया, जो अंदर लगभग दम घुटने के बाद होश में थे। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया, ये जानते हुए कि वो वही था जिसने उन्हें वहां फंसाया था। अपराध बोध से ग्रस्त सीजे ने उन्हें इस दुष्स्वप्न को सुझाने की जिम्मेदारी सौंप दी, जबकि वो खुद उस इकाई का सामना करने के लिए तैयार था जिसके पास केवल एक गोली बची थी। लेकिन वो आत्मा चालाक थी। सीधे उसका सामना करने के बजाय उसने अपना ध्यान ड्रू और हैना पर केंद्रित कर दिया, जिससे उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वे एक बंद कमरे में घुस गए, लेकिन अंदर एक छिपा हुआ कमरा मिला। अंदर गुप्त अवशेषों, अनुष्ठान पुस्तकों और सम्मन मंत्रों की अलमारियां थीं। हैना ने जल्दी से उन सभी को एक साथ जोड़ दिया। चार्ल्स ने किसी ऐसी चीज के साथ सौदा किया था जो किसी की कल्पना से भी ज्यादा काली थी। इस बीच उस इकाई ने सीजे को घेर लिया और उसे हवेली के सबसे ऊपर ले गया। हताश होकर वो कूदा, लेकिन उसे खुद उस आत्मा ने पकड़ लिया।
मेलिन के रूप में आकर उसने उसकी आखिरी जान भी ले ली। जैसे जैसे आधी रात करीब आ रही थी, वो दानव और भी ताकतवर होता जा रहा था। ड्रू और हन्ना को लगातार परेशान कर रहा था। वे आखिरकार चार्ल्स के कमरे में घुस गए और उनसे जवाब मांगा, और आखिरकार चार्ल्स ने सच बता दिया। कई पीढ़ियों पहले एबरनेथिस बहुत ताकतवर हुआ करते थे, लेकिन उनके पिता के समय तक उनकी दौलत खत्म हो चुकी थी। घोटालों और असफलताओं ने सब तबाह कर दिया था। गरीबी से उबरने के लिए चार्ल्स ने एक दानव के साथ सौदा किया, लालच का दानव मैमोन। अकल्पनीय धन के बदले में मैमोन चार्ल्स के 75वें जन्मदिन पर उसकी आत्मा का दावा करेगा, और अब कर्ज चुकाना था। पहले तो चार्ल्स को जो कुछ भी मिला था उससे वो संतुष्ट था, लेकिन अपनी पत्नी की मौत के बाद उसके अंदर कुछ और भी काला घुस आया। लालच, धन के लिए नहीं बल्कि विरासत के लिए। वो चाहता था कि उसका नाम इतिहास में दर्ज हो, हमेशा याद रखा जाए। इसलिए उसने अपने खून के रिश्ते वाले दानव से अपनी जान के बदले में एक नया सौदा किया। इसलिए उसने उस रात अपने बच्चों को इकट्ठा किया था। इसलिए दानव उन्हें एक एक करके मार रहा था। वे वहां पुनर्मिलन के लिए नहीं थे, वे उसके लिए मरने के लिए वहां थे। ड्रू, जो सोचता था कि वो अपने पिता को सबसे बेहतर जानता है, इस खुलासे से टूट गया। लेकिन इससे पहले कि वो इसे समझ पाता, चार्ल्स ने अपनी बंदूक निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने ही बेटे को बिल्कुल करीब से गोली मार दी। ड्रू तुरंत गिर पड़ा। हन्ना की चीख पूरे घर में गूंज उठी, कच्ची और टूटी हुई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा है। चार्ल्स ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें घर से निकल जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन तुम यहीं रहना चाहती हो। फिर एक पागल आदमी की तरह उसने उस पर भी अपनी बंदूक तान दी। हन्ना उसकी गोली से बाल बाल बच गई। वो लड़खड़ाती हुई बाहर निकली, उसके हाथ कांप रहे थे और उसने सीजे की फेंकी हुई बंदूक देखी। एक गोली बची थी। चार्ल्स ने जब उस पर हमला किया तो उसने बिना देर किए गोली चला दी। गोली तो उसे लग गई, लेकिन आधी रात हो चुकी थी। सौदा टूट चुका था। भारी सांस लेते हुए हन्ना ने उसे घूरकर देखा और आंसुओं की धार के साथ चार्ल्स को वो सच बता दिया जो उसे कभी पता नहीं था। वो ड्रू के बच्चे को जन्म देने वाली थी। एबरनेथी का खून आज रात खत्म नहीं होने वाला था। ड्रू अपने पिता को जन्मदिन के तोहफे के तौर पर कुछ बताना चाहता था, लेकिन किस्मत ने इसे त्रासदी में बदल दिया। करार टूटने के बाद दानव अपना बकाया वसूलने आया। चार्ल्स के शरीर में दर्द था क्योंकि वो उस पर हमला कर रहा था और उसकी चीखें पूरी रात गूंज रही थी। आखिरकार उसके लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। सुबह तक सुरक्षा प्रमुख वापस आ गया और दरवाजा खोला। हन्ना उस शापित घर से अकेली बाहर निकली। वो उसी कार में बैठ गई जिसमें वो आए थे और ड्राइवर से चुपचाप कहा, मुझे घर ले चलो। उसने सब कुछ खो दिया था। ड्रू, वो भविष्य जिसका उसने सपना देखा था और वो परिवार जिसका वो हिस्सा बनना चाहती थी, उसके लिए दौलत, हवेली या एबरनेथी नाम कुछ भी मायने नहीं रखता था। वो बस ड्रू को चाहती थी, और बस ऐसे ही कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और मैं आपसे अगले